नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है देहरादून उत्तराखंड से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के आर्मी एरिया को पार करके प्रेम नगर से 1 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र शुरू हो जाता है। यहाँ चाय के बाग भी है और अन्य फसलें भी होती है। 5 फरवरी 2016 की शाम सड़क के ठीक किनारे स्थित एक चाय के बाग में पुलिस कर्मियों और आम लोगों की भीड़ लगी थी। वजह किसी ने एक खूबसूरत महिला की बेरहमी से हत्या कर दी थी। वहां खून से लथपथ जिस महिला का शव मिला वो लाल रंग की जैकेट पहनी थी। मृतका की उम्र करीब 35 साल थी और हत्यारे ने किसी तेज धार वाले हथियार से उसकी गर्दन पर वार करके उसकी सांसों की डोर काट दी थी। प्राथमिक जांच पड़ताल में पुलिस महिला की शव के इर्द गिर्द ऐसे सबूतों को ढूंढ रही थी जिसके सहारे कातिल तक पहुंचा जा सके। इसी सिलसिले में पुलिस महिला की जेबों की तलाशी भी ले चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला था। अलबत्ता पुलिस को वहां पड़ा एक लेडीज हेलमेट जरूर मिला था। संभवतः वो मृतका का ही था। दरअसल करीब 7 बजे किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को वहां शव पड़े होने की खबर दी थी। कंट्रोल रूम से सूचना फ्लैश होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और क्षेत्र के थाना प्रेम नगर के थाना प्रभारी यशपाल सिंह बिष्ट अपने पुलिस बल के साथ अविलंब वहां पहुंच गए। मामला सनसनीखेज था। इस तरह से किसी महिला की हत्या हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी गई तो एसएसपी डॉक्टर सदानंद दाते, एसपी अजय सिंह, एएसपी मंजूनाथ व सीओ मनोज समेत कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर आ पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया, लेकिन मौके पर कातिल तक पहुंचने लायक कोई सुराग नहीं मिल सका। आसपास भी पुलिस ने तलाश की, लेकिन हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार वहां नहीं मिला। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछा कि किसी ने हत्या करने वाले को देखा, लेकिन ऐसा कोई चश्मदीद नहीं मिला। अलबत्ता एक युवक ने इतना जरूर बताया कि उसने स्कूटी वाले एक आदमी को वहां से भागते हुए जरूर देखा था। पुलिस ने युवक से पूछताछ की। उसके अनुसार वो टहलने के लिए निकला था, तभी उसने किसी महिला के चीखने की आवाज सुनी। पहले उसे लगा कि महिला पर जंगली जानवर ने हमला किया है, लेकिन जब उसने स्कूटी स्टार्ट होने की आवाज सुनी तो वो यहाँ आया। जब तक वो वहां पहुंचा तब तक स्कूटी सवार वहां से जा चुका था। चूंकि रात का धुंधलका होने लगा था, इसलिए वो स्कूटी सवार को देख नहीं सका। इसके बाद उसने 100 नंबर पर फोन कर दिया था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक युवक युवती को स्कूटी से उस तरफ आते देखा था। मामला सीधे हत्या का था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारा किसी बहाने महिला को अपने साथ लाया होगा और फिर चालाकी से उसकी हत्या करके भाग गया होगा। घटना स्थल से बरामद हुआ हेलमेट चूंकि लेडीज था, इससे ये संभावना अधिक थी कि स्कूटी मृतका की ही रही होगी। साथ ही ये भी कि हत्यारा उसका कोई खास जानकार रहा होगा, इसलिए वो उस क्षेत्र में उसके साथ आई होगी। इस बात की संभावना कतई नहीं थी कि महिला की स्कूटी लूटने के लिए उसकी हत्या की गई होगी। अमूमन चोरी और लूट के लिए इस तरह हत्या के मामले पेश नहीं आते। निस्संदेह हत्यारे ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया था। घटना के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि हत्यारे के दिल में मृतका के प्रति गहरी नफरत थी। हत्यारा चूंकि स्कूटी लेकर भागा था, इसलिए पूरे जिले में संदिग्ध व्यक्ति की तलाश में नाकेबंदी करके अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए। हत्या के इस मामले में जांच आगे बढ़ाने के लिए मृतका की शिनाख्त जरूरी थी। पुलिस ने उसके चेहरे के फोटो कराए और पूरे उत्तराखंड की पुलिस को व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए। इसके साथ ही मृतका के शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रात को करीब 9 बजे चेकिंग के दौरान पुलिस को शहर के सावला कला क्षेत्र में एक स्कूटी लावारिस खड़ी मिली। पुलिस ने स्कूटी की डिग्गी खुलवाकर उसकी तलाशी ली तो उसमें से एक मोबाइल फोन मिला। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्र उत्तरकाशी में तैनात सब इंस्पेक्टर कुलदीप पंत ने प्रेम नगर पुलिस को बताया कि पहचान के लिए जिस महिला का फोटो वायरल हुआ है, कुछ समय पहले वो एक महिला के केस की पैरवी के सिलसिले में कोर्ट आती थी। उसका पूरा पता तो वो नहीं जानते, लेकिन इतना पता है
कि वो रेस कोर्स इलाके में कहीं रहती थी। कुलदीप चूंकि वर्ष 2013 में देहरादून शहर की लक्खीबाग पुलिस चौकी के इंचार्ज रहे थे, इसलिए उन्हें ये जानकारी थी। मोबाइल मिलने से पुलिस के लिए मृतका की पहचान की राह आसान हो गई थी। पुलिस ने स्कूटी से बरामद मोबाइल को अनलॉक कराकर उसका सिम नंबर हासिल करने के साथ कंपनी से पता किया कि वो किसके नाम था। पता चला कि वो नंबर गुरप्रीत कौर के नाम रजिस्टर्ड था। उसका पता सर्कुलर रोड स्थित रेस्ट कैंप कॉलोनी था। पुलिस अविलंब उस पते पर पहुंची तो जानकारी मिली कि वो वहां अपने पति गुरमीत सिंह के साथ किराए पर रहती थी। वहां से थोड़ी दूर स्थित त्यागी रोड पर उसके मायके वाले रहते थे। पुलिस ने वहां जाकर बरामद शव की फोटो दिखाई तो उन्होंने गुरमीत की पहचान अपनी बेटी के रूप में कर दी। इसके बाद पुलिस ने उसके भाई जगजीत की तरफ से रात 11:15 बजे धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस केस की विवेचना थाना प्रभारी यशपाल सिंह के सुपुर्द कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि गुरप्रीत की हत्या क्यों और किसने की थी। एसएसपी डॉक्टर सदानंद दाते ने इस मामले में अपने अधीनस्थों को तुरंत कार्रवाई करके केस का खुलासा करने के निर्देश दिए। हत्या के खुलासे के लिए एसपी अजय सिंह के निर्देशन में एक पुलिस टीम गठित कर दी गई, जिसमें विवेचना अधिकारी के अलावा एसओजी इंचार्ज अशोक राठौड़, एआई धनराज सिंह, कैंट थाना प्रभारी राजेश शाह, पटेल नगर थाना प्रभारी बीडी उनियाल, बसंत विहार थाना प्रभारी अब्दुल कलाम व शहर कोतवाली प्रभारी एसएस बिष्ट आदि को शामिल किया गया। अगले दिन यानी 6 फरवरी को पुलिस ने गुरप्रीत के नंबर की सीडीआर हासिल की तो उसमें अंतिम नंबर एक युवक का निकला। उस युवक का नाम आशीष उर्फ मोनू था। 27 साल का आशीष रेस कोर्स इलाके के त्यागी रोड पर रहता था। उसे संदेह के दायरे में रखकर पुलिस ने तुरंत उसके घर पर दबिश दी तो पता चला कि वो घर से बिना बताए शाम से ही गायब था। घर वालों से भी उसका कोई संपर्क नहीं हुआ था। वहां काम की एक बात ये पता चली कि गुरप्रीत कौर पहले उसके यहाँ पर बतौर किराएदार रही थी, लेकिन कुछ महीने पहले उसने मकान बदल दिया था। इससे पुलिस का शक और भी बढ़ गया। पुलिस को ये मामला प्रेम प्रसंग का लगा। आगे की जांच में पुलिस को कुछ और भी अहम बातें पता चली जो इसी ओर इशारा कर रही थी। पुलिस आशीष की तलाश में जुट गई। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी सहारा लिया गया। इससे पता चला कि उसकी न सिर्फ गुरप्रीत से बातें हुई थी, बल्कि घटना के समय उसकी लोकेशन भी गुरप्रीत के साथ थी। जांच आगे बढ़ी तो आशीष की लोकेशन देहरादून से करीब 28 किलोमीटर दूर मसूरी में मिलनी शुरू हुई। ये पता चलते ही एक पुलिस टीम मसूरी के लिए रवाना कर दी गई। तब तक शाम हो चुकी थी। लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस कुल्हाड़ी चौक स्थित होटल राज पैलेस पहुंची। पुलिस ने होटल का रजिस्टर चेक किया तो पता चला कि आशीष होटल के कमरा नंबर 7 में रुका हुआ है। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो दरवाजा आशीष ने ही खोला। उस पर नजर पड़ते ही पुलिस चौंकी, क्योंकि उसकी बाई कलाई कटी हुई थी। खून बहने से वो लड़खड़ा रहा था। आनंद फानन में पुलिस उसे वहां से सेंट मैरी अस्पताल ले गई। पुलिस टीम को कतई उम्मीद नहीं थी कि वो इस हाल में मिलेगा। प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने उसे देहरादून लाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। अब उसकी हालत खतरे से बाहर थी। पुलिस ने औपचारिक पूछताछ के बाद उसे आराम करने दिया। अगली सुबह पुलिस ने आशीष से पूछताछ की तो प्यार, लालच, बेवफाई और नफरत में उलझी बेमेल मोहब्बत की एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। दरअसल गुरप्रीत का परिवार देहरादून में ही रेस्ट कैंप में रहता था। 10 साल पहले घर वालों ने उसकी शादी गुरमीत सिंह से कर दी थी। शादी के बाद गुरप्रीत एक बेटे की मां बनी। गुरमीत का ऑटो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस था। पति पत्नी त्यागी रोड स्थित रेलवे कर्मचारी सुबोध कुमार के मकान में किराए पर रहते थे। सुबोध के 3 बेटे थे, अविनाश, आशीष और अंकुश। पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करने के बाद पढ़ाई से आशीष का मन उचट गया था। उसने नौकरी की भी तलाश नहीं की। निठल्लेपन ने उसे आवारा बना दिया। एक समय ऐसा भी आया जब वो घर वालों के हाथों से निकल गया। तेज तर्रार आशीष मन मर्जी करता था और सनकी किस्म का भी था। गुरप्रीत थोड़े खुले विचारों वाली थी, किसी से भी हंस बोल लेती थी।
गुरमीत बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे। उनके पीछे गुरप्रीत को कोई परेशानी नहीं होती थी। उसका मायका तो नजदीक था ही, सुबोध का भी परिवार उसका ख्याल रखता था। घर चूंकि एक ही था, लिहाजा उसके पास आशीष का भी आना जाना था। आशीष गुरप्रीत की तरफ आकर्षित हो गया। 2 साल पहले दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई, फिर यही दोस्ती प्यार में बदल गई। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का होता है, जहां विश्वास, समर्पण और सामाजिक मर्यादाओं को महत्व दिया जाता है, वहां रिश्तों की डोर मजबूत होती है। गुरप्रीत के मामले में ऐसा नहीं था। भावावेश में ही सही, आशीष के प्यार में पड़कर उसने न केवल अपने विश्वास के रिश्ते को कमजोर किया, बल्कि वो एक बड़ी भूल भी कर रही थी। गुजरते समय के साथ गुरप्रीत और आशीष की मोहब्बत परवान चढ़ती गई। जल्द ही एक ऐसा समय भी आया जब उनके बीच का रिश्ता मर्यादाओं की दीवार लांघ गया। गुरप्रीत शादीशुदा थी। आशीष के लिए उसने पति से बेवफाई की थी। उसके साथ गुरप्रीत का रिश्ता सामाजिक और नैतिक तौर पर पूरी तरह गलत था। जीवन की पगडंडियां बहुत रफ्तीली होती है। जब कोई इंसान पतन की डगर पर उतरता है तो फिर उसकी वापसी मुश्किल हो जाती है। गुरप्रीत बिना किसी अंजाम की परवाह किए खुद अपनी इच्छा से इस राह पर चल रही थी। इस तरह के रिश्ते में भले ही खुशियों का बगीचा नजर आता हो, परंतु वो वक्ती होता है। उसके नतीजे कब किस रूप में घातक हो जाए, ये बात कोई नहीं जानता। सीधे तौर पर कहे तो कालांतर में ऐसे रिश्तों के परिणाम दुखदायक ही होते हैं। आशीष और गुरप्रीत के प्यार का सिलसिला चलता रहा। गुरप्रीत पूरी तरह आशीष के मोह पास में बंधी थी। उन दोनों के रिश्तों की भनक किसी को नहीं लग सकी। घर के अलावा दोनों बाहर जाकर भी मिलते थे। गुरप्रीत को विश्वास में लेकर आशीष ने उसका एटीएम कार्ड ले लिया था और धीरे धीरे उसमें से 2 लाख रुपए निकाल लिए थे। दरअसल आशीष को लगता था कि उसे बैठे बिठाए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई है। सन 2015 में जब गुरप्रीत और आशीष के रिश्ते की हकीकत सामने आई तो गुरमीत ने पत्नी को खूब डांटा फटकारा। गुरप्रीत ने समय की नजाकत को भांपकर अपने किए पर माफी मांग ली। इसके बाद गुरमीत ने आशीष पर रुपए वापसी का दबाव बनाया तो काफी जद्दोजहद के बाद उसने 1 लाख रुपए वापस कर दिए और बाकी बाद में देने को कहा। अपनी गृहस्थी को बचाए रखने के लिए गुरमीत ने 3 महीने पहले सुबोध का मकान छोड़कर ससुराल के नजदीक किराए पर रहना शुरू कर दिया। साथ ही गुरप्रीत को आगाह भी किया कि वो आशीष से कोई गलत रिश्ता ना रखे और उससे अपने पैसे वापस मांगे। अच्छा इंसान वही होता है जो समय रहते अपनी गलतियों को सुधार ले। गलतियों को बार बार दोहराया जाए तो बुरे नतीजों का रूप ले लेती है। गुरप्रीत और आशीष दोनों ही इस बात से जानबूझकर अनजान थे। कुछ दिनों तक गुरप्रीत और आशीष के बीच दूरियां रही, लेकिन मकान बदलने से दोनों के दिल नहीं बदले। इसके बाद भी दोनों मिलते रहे। गुरप्रीत पर पति का दबाव था कि वो आशीष से अपने पैसे वापस ले, इसलिए गुरप्रीत ने पैसों का तकाजा जारी रखा। इस बात पर आशीष से उसकी बहस भी हुई। गुरप्रीत आजाद ख्याल महिला थी। आशीष से उसके आंतरिक रिश्ते थे, लेकिन उसकी सोच के हिसाब से वो उसकी गुलाम नहीं थी। बाद में उसके रिश्ते कुछ अन्य युवकों से भी हो गए। उसकी खुफिया मुलाकातों का सिलसिला गुपचुप चलता रहा। जब ये बात आशीष को पता चली तो उसे बहुत नागवार गुजरा। एक दिन मुलाकात हुई तो आशीष ने तेवर दिखाने की कोशिश की। इस पर गुरप्रीत ने उसे टका सा जवाब दे दिया, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ आशीष, वैसे भी तुम मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो। आशीष गुस्से में था। उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ गुरप्रीत, इसलिए तुम किसी दूसरे से मिलो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरूरत पड़ने पर मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जब तुम प्यार करते हो तो विश्वास भी करो, साथ ही ये भी कि अपनी हद मत भूलो। उस दिन के बाद आशीष अवसादग्रस्त रहने लगा। काम वो कुछ करता नहीं था। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वो दिन रात गुरप्रीत के बारे में ही सोचा करता था। तरह तरह के ख्याल उसके मन को कचोटते रहते थे। सबसे ज्यादा वो यही सोचा करता था कि गुरप्रीत किस किस से मिल रही होगी। गुरप्रीत आशीष की ब्याहता नहीं थी, बल्कि पति से बेवफाई करके
उसने आशीष में खुशियों की नाजायज तलाश की थी। इसके बावजूद आशीष न सिर्फ गुरप्रीत पर अपना पूरा हक समझता था, बल्कि उसे लगता था कि उसने उसके साथ बेवफाई की है। वो दिलो दिमाग से पूरी तरह गुरप्रीत से जुड़ा था। उसके लिए इससे भी ज्यादा तकलीफदेह बात यह थी कि वो पैसे वापसी के लिए तकाजा करती थी। आशीष अवसादग्रस्त हुआ तो उसने मन ही मन गलत कदम उठाने का फैसला किया। कुछ दिनों तक वो इसी उधेड़बुन में रहा। इसके बाद उसने ये सोचकर इस ख्याल को अपने मन से निकाल दिया कि इससे तो गुरप्रीत और भी आजाद हो जाएगी, उसे कोई सबक नहीं मिल सकेगा। उसे ऐसा करने के बजाय गुरप्रीत को ही बेवफाई का सबक सिखाना चाहिए। आशीष ने सोचा कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसे गुरप्रीत से बात करनी चाहिए। वो ये सब सोच रहा था कि एक दिन उसने गुरप्रीत को किसी युवक के साथ घूमते हुए देख लिया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। एक दिन उसने गुरप्रीत से मिलने की इच्छा जाहिर की तो वो चली आई। गुरप्रीत किसी भी तरह आशीष से अपने पैसे वापस लेना चाहती थी, जबकि रिश्ते तोड़कर ये मुमकिन नहीं था। आशीष मिला तो उसने अपनी नाराजगी जाहिर की। तुम ये मत सोचना गुरप्रीत कि मुझे कुछ पता नहीं है। मैं जानता हूँ तुम अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं हो। मैंने कल भी तुम्हें बाजार में एक युवक से मिलते देखा था। उसकी बात सुनकर गुरप्रीत गुस्सा हो गई। देखो आशीष, ये मेरा निजी मामला है, तुम अपनी हद में रहो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार करती हूँ तभी तो तुमसे मिलती हूँ। मैं किससे मिलती हूँ तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे किनारा तो नहीं कर रही, तुम्हें पूरा समय दे रही हूँ। कुछ पल रुककर गुरप्रीत आगे बोली, और हाँ, जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे पैसों का इंतजाम कर दो। तुम नहीं जानते मुझे तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनने को मिलता है। आशीष सातिर दिमाग युवक था। उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने अपने गुस्से को पी जाने में ही भलाई समझी। उसकी हालत हारे हुए जुआरी जैसी हो गई थी। अपने गुस्से को दबाकर उसने कहा, ठीक है, मैं कुछ करूंगा। उस रात आशीष को नींद नहीं आई। वो गुरप्रीत पर अपना हक समझ रहा था, जबकि वो उसके कहे अनुसार चलने को तैयार नहीं थी। वो चाहता था कि गुरप्रीत सिर्फ उसकी बनी रहे और वक्त बेवक्त उस पर पैसे भी खर्चा करे, पर अब सब कुछ उसकी सोच के विपरीत हो रहा था। नतीजतन वो गुरप्रीत से नफरत करने लगा। निठल्लेपन का शिकार आशीष घर पर रहकर ज्यादातर आपराधिक घटनाओं पर आधारित सीरियल देखा करता था। इसी से आइडिया लेकर उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अगर गुरप्रीत ने उसकी बात नहीं मानी तो पूरी प्लानिंग के साथ वो उसकी हत्या कर देगा। इसके लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह में उसने एक चाकू खरीदकर अपने पास रख लिया। उसने सोचा कि ऐसा करके वो गुरप्रीत से प्रतिशोध भी लेगा और उसे उसके तकाजे से भी मुक्ति मिल जाएगी। फरवरी की शाम आशीष ने तयशुदा प्लानिंग के तहत गुरप्रीत को फोन करके मिलने की इच्छा जताई। उसने उसे रेलवे स्टेशन आने को कहा। गुरप्रीत ने जब आने के लिए हामी भर ली तो आशीष अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंच गया। उधर गुरप्रीत अपने 8 साल के बेटे शीतल से कुछ देर में वापस आने की बात कहकर अपनी स्कूटी से आशीष से मिलने पहुंच गई। आशीष ने उससे प्रेम नगर के चाय बागान की तरफ घूमने चलने को कहा। गुरप्रीत उस पर भरोसा करती थी, इसलिए साथ जाने को तैयार हो गई। आशीष उसकी स्कूटी पर पीछे बैठ गया और दोनों करीब आधे घंटे में चाय बागान के पास पहुंच गए। आशीष ने अपने इरादे के बारे में गुरप्रीत को जरा भी शक नहीं होने दिया। अपने मोबाइल से उसने गुरप्रीत के साथ सेल्फी खींची। इसके बाद वो मुद्दे पर आते हुए बोला, क्या सोचा गुरप्रीत तुमने? किस बारे में? तुम बदलोगी या नहीं? वो उसके इस रवैये से बुरी तरह चिढ़कर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे अभी वापस जाना है, नहीं आज तुम सीधे ऊपर ही जाओगी। कहने के साथ ही आशीष के हाथ हरकत में आ गए। उसने गुरप्रीत का गला पकड़कर दबाया और जमीन पर पटक दिया। गुरप्रीत को उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके खतरनाक इरादों से अनजान गुरप्रीत संभल पाती उसके पहले ही उसने चाकू निकाला और उसके गले पर वार कर दिया। इससे गुरप्रीत की चीख निकल गई। आशीष का वार घातक था। कुछ ही देर में तड़पकर गुरप्रीत की सांसों की डोर टूट गई। इसके बाद वो स्कूटी लेकर वहां से निकल गया। गुरप्रीत की चीख के बाद 1-2 लोग वहां पहुंचे
उन्होंने ही पुलिस को इस हत्या की सूचना दी थी। गुरप्रीत की स्कूटी लेकर आशीष सीधा सेवला कला गया और स्कूटी वहां छोड़कर टैक्सी स्टैंड पहुंचा, जहां से वो मसूरी चला गया। वहां उसने होटल में अपनी आईडी जमा करके कमरा ले लिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो कत्ल करके आया है। उसने रात में शराब पी और चिकन खाया। इसके बाद घंटों आराम किया। अगले दिन वो काफी परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दिन भर उसने आराम किया। शाम को आशीष ने गुरप्रीत की खबर टीवी पर देखी तो अवसाद से ग्रस्त होकर गलत कदम उठाने का फैसला किया। संयोग से उसी समय पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अगर पहुंचने में देरी की होती तो आशीष की भी मौत हो सकती थी। विस्तार से पूछताछ के बाद पुलिस ने आशीष को अस्पताल से डिस्चार्ज करा लिया। होटल के प्रबंधक प्रकाश सिंह की तरफ से धारा 309 के अंतर्गत आशीष के खिलाफ गलत कदम उठाने के प्रयास का भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने उससे गुरप्रीत की हत्या में इस्तेमाल चाकू के बारे में पूछताछ की तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। पुलिस ने उसे 7 फरवरी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बाद में पुलिस ने 10 फरवरी को हत्या आरोपी को 1 दिन के रिमांड पर लिया। उसकी निशानदेही पर उसी दिन मसूरी रोड स्थित डियर पार्क की झाड़ियों से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद हो गया। फिलहाल वो जेल में है। गुरप्रीत अपने परिवार से बेवफाई करके सनकी स्वभाव के आशीष के प्यार में ना पड़ी होती तो शायद इस तरह की नौबत कभी नहीं आती। आशीष जैसे युवक महिलाओं की भावनाओं से खेलकर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं और उन्हें मौज मस्ती और कमाई का जरिया बना लेते हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।